हैरी पॉटर और पारस पत्थर, अध्याय 7। बोलती टोपी। दरवाजा एकदम खुल गया। वहां काले बालों वाली एक लंबी जादूगरनी हरे दुशाले में खड़ी थी। उनका चेहरा बहुत कठोर था और उन्हें देखते ही हैरी के मन में पहला विचार ये आया कि उनके साथ पंगा लेना ठीक नहीं होगा। प्रोफेसर मैगोनागल, फर्स्ट ईयर के बच्चे, हैग्रिड ने कहा। धन्यवाद हैग्रिड, यहां से इन्हें मैं ले जाऊंगी। उन्होंने दरवाजे को चौड़ा खोल दिया। प्रवेश हॉल इतना बड़ा था कि डर्सली का पूरा घर उसमें समा सकता था। ग्रेनगॉट्स की तरह यहां भी पत्थर की दीवारों पर जलती हुई मशालों से रोशनी हो रही थी। छत इतनी ऊंची थी कि दिखती ही नहीं थी और ऊपर की मंजिलों तक जाने के लिए संगमरमर की शानदार सीढ़ियां उनके सामने थीं। सख्त पत्थर के फर्श पर वे लोग प्रोफेसर मैगोनागल के पीछे पीछे चल दिए। दाईं तरफ के दरवाजे से हैरी को सैकड़ों हल्की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। लगता था स्कूल के बाकी बच्चे वहां पहले ही पहुंच चुके थे, पर प्रोफेसर मैगोनागल फर्स्ट ईयर के बच्चों को हॉल में नहीं ले गईं, बल्कि उन्हें हॉल के पास वाले एक छोटे खाली कमरे में खड़ा कर दिया। वे एक दूसरे से सटकर खड़े थे और परेशानी की हालत में इधर उधर ताक रहे थे। आमतौर पर वे इतने पास पास खड़े नहीं हुए होते जितने पास वे इस समय खड़े थे। हॉगवर्ट्स में आपका स्वागत है, प्रोफेसर मैगोनागल ने कहा। सत्र की शुरुआती दावत जल्दी ही शुरू होने वाली है, परंतु इससे पहले कि आप लोग बड़े हॉल में अपनी सीट पर बैठें, आपको अपने हाउस के लिए चुना जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक आप यहाँ रहेंगे तब तक आपका हाउस हॉगवर्ट्स में आपके परिवार की तरह होगा। आप अपने हाउस के बाकी बच्चों के साथ क्लास में बैठेंगे, अपने हाउस के कमरे में सोएंगे और अपने हाउस के हॉल में अपना खाली समय बिताएंगे। कुल 4 हाउस या दल हैं, जिनके नाम हैं गरुड़ द्वार, मेहनतकश, चीलघात और नागशक्ति। हर हाउस का अपना शानदार इतिहास है और हर एक में बेहतरीन जादूगर और जादूगरनियां हुए हैं। जब तक आप हॉगवर्ट्स में रहेंगे तब तक अच्छे काम के लिए आपको हाउस पॉइंट मिलेंगे, जबकि किसी भी तरह का नियम तोड़ने पर आपके हाउस के पॉइंट घटा दिए जाएंगे। साल के अंत में सबसे ज्यादा पॉइंट वाले हाउस को हाउस कप दिया जाएगा, जो एक बहुत ही बड़ा सम्मान है। मुझे आशा है आप जिस भी हाउस में जाएंगे उसके लिए गौरव साबित होंगे। चुनने की रस्म पूरे स्कूल के सामने कुछ ही मिनटों में होगी। मैं सुझाव देती हूँ कि बेहतर होगा आप लोग इंतजार करते समय अपने आप को तैयार कर लें। उनकी आंखें एक पल के लिए नेविल के चोगे पर रुकीं, जो उसके बाएं कान के नीचे बंधा था, और फिर रॉन की नाक के धब्बे पर। हैरी घबराकर अपने बाल संवारने की कोशिश करने लगा। जब हम आपके लिए तैयार हो जाएंगे तो मैं वापस आऊंगी, प्रोफेसर मैगोनागल ने कहा। कृपया शांति से इंतजार करें। इतना कहकर वे कमरे से चली गईं। हैरी ने थूक निगला। उसने रॉन से पूछा, हमें हाउस के लिए कैसे चुना जाएगा? मुझे लगता है किसी तरह का इम्तिहान होता होगा। फ्रेड ने कहा था इसमें बहुत दर्द होता है, पर मुझे लगता है वो मजाक कर रहा था। हैरी का दिल धक रह गया। इम्तिहान, और वो भी पूरे स्कूल के सामने। लेकिन उसे तो अभी रत्ती भर भी जादू नहीं आता। हे भगवान, उसे न जाने क्या करके दिखाना होगा। यहाँ कदम रखते ही उसे ऐसी किसी चीज की उम्मीद नहीं थी। उसने अपने चारों तरफ चिंता से देखा और पाया कि सभी बच्चे डरे हुए थे। कोई भी ज्यादा नहीं बोल रहा था, सिवाय हरमाइनी ग्रेंजर के, जो अपने सीखे हुए सभी मंत्र बहुत तेजी से दोहरा रही थी और सोच रही थी कि उसे न जाने कौन सा मंत्र इस्तेमाल करना होगा। हैरी ने बहुत कोशिश की कि हरमाइनी की बातों की तरफ उसका ध्यान न जाए। वो कभी इतना ज्यादा नहीं घबराया था, कभी भी नहीं। तब भी नहीं जब उसे वर्नॉन अंकल के पास स्कूल का रिपोर्ट कार्ड ले जाना पड़ा था, जिसमें ये लिखा था कि उसने न जाने कैसे अपने टीचर के विग को नीला कर दिया था। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी हुई थीं। किसी भी पल प्रोफेसर मैगोनागल वापस आ सकती थीं और उसे उसके दुर्भाग्य की तरफ ले जा सकती थीं। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण वो हवा में 1 फुट ऊपर उछल गया। उसके पीछे कुछ बच्चे जोर से चिल्लाए, क्या बेवकूफी है। उसने जोर से सांस ली। उसके आसपास खड़े बच्चों ने भी ऐसा ही किया। करीब 20 सफेद भूत पिछली दीवार से तैरते हुए अंदर आ गए थे। मोती की तरह सफेद और कुछ हद तक पारदर्शी ये भूत कमरे में तैरते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे और फर्स्ट ईयर के बच्चों की तरफ उनका ध्यान नहीं गया था। वे आपस में बहस कर रहे थे।
सन्यासी की तरह दिखने वाला एक मोटा और नाटा भूत कह रहा था, मैं तो यही कहूँगा कि माफ करो और भूल जाओ, हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। मेरे प्यारे सन्यासी, क्या हमने पीव्स को वे सारे मौके नहीं दे दिए हैं जो उसे मिलने चाहिए थे? वो हम सबका नाम बदनाम करता है और आप तो जानते ही हैं वो सचमुच भूत भी नहीं है। मैं तो यही कहूँगा। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? गुलूबंद और चुस्त कपड़े पहने एक भूत ने अचानक फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों को देख लिया था। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। नए विद्यार्थी होंगे, मोटे सन्यासी ने कहा और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। मुझे लगता है तुम लोगों को हाउसों के लिए चुना जाने वाला है ना? कुछ बच्चों ने सहमति में सिर हिलाया। सन्यासी ने कहा, मुझे उम्मीद है तुमसे मेहनतकश में मुलाकात होगी, मेरा पुराना हाउस। तभी एक तीखी आवाज आई, अब चलिए, चुनने की रस्म शुरू होने वाली है। प्रोफेसर मैकगोनागल लौट आई थीं। एक एक करके सभी भूत सामने वाली दीवार से तैरते हुए वापस चले गए। प्रोफेसर मैकगोनागल ने फर्स्ट ईयर के बच्चों से कहा, आप लोग लाइन बना लें और मेरे पीछे आएं। हैरी की हालत बुरी थी। उसके पैर जैसे अचानक बहुत भारी हो गए। लाइन में हैरी रेत जैसे भूरे बालों वाले एक लड़के के पीछे खड़ा हो गया और रॉन हैरी के पीछे। फिर वे लोग कमरे से बाहर निकलकर हॉल की तरफ मुड़कर दोहरे दरवाजों से होते हुए बड़े हॉल में आ गए। हैरी ने कभी इतनी अद्भुत और शानदार जगह की कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ हजारों मोमबत्तियां जल रही थीं जो उन 4 लंबी टेबलों के ऊपर हवा में तैर रही थीं जहाँ बाकी विद्यार्थी बैठे थे। इन टेबलों पर सुनहरी चमकती प्लेटें और प्याले रखे थे। हॉल के ऊपरी हिस्से में एक और लंबी टेबल थी जहाँ टीचर्स बैठे थे। प्रोफेसर मैकगोनागल फर्स्ट ईयर के बच्चों को वहां तक ले गईं ताकि वे लोग बाकी विद्यार्थियों के सामने खड़े रहें और टीचर्स उनके पीछे की तरफ रहें। उन लोगों को घूरने वाले सैकड़ों चेहरे मोमबत्तियों की हिलती हुई रोशनी में पीली लालटेनों की तरह दिख रहे थे। विद्यार्थियों के बीच में कहीं कहीं कोहरेदार चांदी की तरह चमकते भूत भी नजर आ रहे थे। घूरती आंखों से बचने के लिए हैरी ने ऊपर की तरफ देखा और वहां उसे सितारों से भरी एक मखमली काली छत दिखी। उसने सुना हरमाइनी फुसफुसा रही थी, इस छत पर जादू किया गया है ताकि ये बिल्कुल बाहर के आसमान की तरह दिखे। हॉगवर्ट्स का इतिहास किताब में मैंने ये पढ़ा है। ये विश्वास करना मुश्किल था कि उसके ऊपर छत भी थी, क्योंकि लग तो ऐसा रहा था जैसे बड़ा हॉल सीधे आसमान में ही खुलता था। जब प्रोफेसर मैकगोनागल ने बिना कुछ कहे 4 पैर वाला एक स्टूल फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के सामने रख दिया तो हैरी ने जल्दी से दोबारा नीचे देखा। स्टूल के ऊपर उन्होंने जादूगरों की एक टोपी रख दी जिसकी नोक उभरी हुई थी। ये टोपी फटी हुई थी, बेहद गंदी थी और इसमें बहुत सारे पैबंद लगे थे। पेटूनिया आंटी ने इसे कभी अपने घर में नहीं घुसने दिया होता। शायद उन लोगों को टोपी में से खरगोश निकालकर दिखाना होगा। हैरी की कल्पना अब काबू से बाहर हो चुकी थी। यही हो सकता है। उसने देखा कि हॉल में बैठे सभी लोग टोपी की तरफ घूर रहे थे, इसलिए वो भी उसी तरफ घूरने लगा। कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर टोपी हिली। उसके ऊपर की तरफ की सिलाई चौड़ी खुल गई जैसे ये उसका मुंह हो, और फिर टोपी ने गाना गाना शुरू कर दिया। तुम्हें शायद लगेगा कि मैं सुंदर नहीं हूं, पर अपनी आंखों पर मत करो यकीन। मुझसे ज्यादा समझदार टोपी नहीं मिलेगी। चाहे ढूंढ लो आसमान या ढूंढ लो जमीन, चाहे तुम्हारे पास हो काले डर्बी हैट या फिर टोपियां रेशमी और ऊंची, पर मैं हूं हॉगवर्ट्स की चुनने वाली टोपी। उन सब से मैं हूं ज्यादा अच्छी। तुम्हारे दिमाग में क्या है, मुझसे कुछ नहीं छुपा। बोलती टोपी सब देख सकती है, ये मान लो। इसलिए मुझे पहन लो और मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम्हें किस हाउस में जाना चाहिए। सचमुच ये जान लो। तुम जा सकते हो गरुड़ द्वार में, जहाँ बहादुर शेर दिल लोग रहते हैं। उनकी हिम्मत, हौसला और दिलदारी गरुड़ द्वार को औरों से अलग करते हैं। या तुम जा सकते हो मेहनतकश में, जहाँ निष्पक्ष और वफादार रहते हैं। मेहनतकश के बच्चे सच्चे और धैर्यवान होते हैं और मेहनत से कभी नहीं डरते हैं। या तुम जा सकते हो समझदार पुराने चील घात में, बशर्ते तेज हो तुम्हारा दिमाग। हाजिर जवाब और ज्ञानी इंसान को हमेशा मिल जाते हैं अपने जैसे लोग बाग। या शायद नाग शक्ति में भी जा सकते हैं,
जहां आप सच्चे दोस्त बनाएंगे। ये चालाक लोग अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अच्छा बुरा हर तरीका प्रयोग में लाएंगे। इसलिए मुझे लगा लो, डरो मत और चिंता मत करो जरा भी। तुम सुरक्षित हाथों में हो। हालांकि मेरे हाथ नहीं है, क्योंकि मैं हूं सोचने वाली टोपी। जब टोपी ने गाना बंद किया तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। टोपी ने चारों टेबलों की तरफ सिर झुकाया और चुप हो गई। तो हमें सिर्फ टोपी पहननी है? रॉन ने हैरी से फुसफुसाकर कहा। मैं फ्रेड को जॉन से मार डालूंगा। वो कह रहा था कि हमें दैत्य से लड़ना पड़ेगा। हैरी मन मारकर हंसा। हाँ, टोपी पहनना मंत्र पढ़ने से तो लाख गुना अच्छा था, लेकिन वो सोच रहा था काश वो अकेले में टोपी पहन सकता। काश टोपी पहनते समय इतने सारे लोग उसे नहीं देख रहे होते। उसे लग रहा था कि टोपी ने उन लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थीं। हैरी को उस वक्त लग रहा था कि ना तो वो बहादुर है, ना ही हाजिर जवाब या बुद्धिमान। अगर टोपी ने डरे हुए लोगों के लिए कोई हाउस बताया होता तो उसके लिए वही हाउस सही होता। प्रोफेसर मैकगोनागल हाथ में चमड़े के कागज का लंबा रोल लेकर आगे बढ़ीं। जब मैं आपका नाम बोलूं तब आप आकर टोपी पहनेंगे और स्टूल पर बैठेंगे ताकि आपको चुना जा सके, उन्होंने कहा। पहला नाम है हैना एबॉट। गुलाबी चेहरे, लंबी चोटी और भूरे बालों वाली एक लड़की लाइन से बाहर निकली। उसने टोपी लगाई जो उसकी आंखों के सामने तक आ गई और फिर वो स्टूल पर बैठ गई। एक पल के बाद टोपी चिल्लाई, मेहनतकश। जब हैना दाहिनी तरफ की मेहनतकश टेबल पर बैठने के लिए गई तो वहां से तालियों की और खुशी से चिल्लाने की आवाजें आई। हैरी ने देखा कि मोटे सन्यासी का भूत हैना की तरफ देखकर खुशी से हाथ हिला रहा था। सूजन बोन्स। मेहनतकश। टोपी एक बार फिर चिल्लाई और सूजन भी हैना के बगल में बैठने के लिए दौड़ पड़ी। टेरी बूट। चील घात। इस बार बाईं तरफ से दूसरी टेबल पर तालियां बजने की आवाजें आई। टेरी के पास आने पर चील घात के कई विद्यार्थी उससे हाथ मिलाने के लिए खड़े हुए। मैंडी ब्रोकलहर्स्ट भी चील घात में गई, लेकिन लैवेंडर ब्राउन पहली नई गरुड़ द्वार बनी और सबसे बाईं तरफ की टेबल पर खुशी का शोर गूंज उठा। हैरी देख रहा था कि रॉन के जुड़वां भाई सीटी बजा रहे थे। मिलिसेंट बुलस्ट्रोड पहली नागशक्ति बनी। नागशक्ति के बारे में उसने जो सुना था उसकी वजह से शायद ये हैरी की कल्पना हो, लेकिन उसके मन में ये विचार आया कि नागशक्ति के विद्यार्थी बुरे दिख रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी तबीयत खराब हो रही हो। उसे याद था कि उसके पुराने स्कूल में खेलकूद के पीरियड में टीम बांटते समय क्या होता था। उसे हमेशा सबसे आखिर में चुना जाता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छा नहीं खेलता था, बल्कि इसलिए क्योंकि कोई भी डडली के सामने ये नहीं दिखाना चाहता था कि वे उसे पसंद करते थे। जस्टिन फिंचफ्लेचली। मेहनतकश। हैरी ने देखा कि कई बार टोपी हाउस का नाम तुरंत चिल्ला देती है, लेकिन कई बार इसे फैसला करने में थोड़ी देर लगती है। लाइन में हैरी के आगे खड़ा रेत जैसे भूरे बालों वाला लड़का, जिसका नाम था सीमस फिनिगन, वो स्टूल पर लगभग 1 मिनट तक बैठा रहा और इसके बाद टोपी ने उसे गरुड़ द्वार के लिए चुना। हरमाइनी ग्रेंजर। हरमाइनी लगभग दौड़ती हुई स्टूल तक गई और उसने उत्सुकता से टोपी अपने सिर में घुसा ली। गरुड़ द्वार। टोपी चिल्लाई। रॉन के मुंह से आह निकल गई। हैरी के मन में एक भयानक विचार आया, क्योंकि जब कोई बहुत घबराया होता है तो उसके मन में हमेशा भयानक विचार ही आते हैं। अगर उसे चुना ही नहीं गया तो क्या होगा? अगर वो टोपी को अपनी आंखों के सामने लगाकर बहुत देर तक बैठा रहे और फिर प्रोफेसर मैकगोनागल उसके सिर से टोपी हटाकर कहें कि कहीं कोई गलती हुई है और उसे वापस ट्रेन में बैठकर घर रवाना हो जाना चाहिए, तब क्या होगा? जब मेंढक घुमाने वाले लड़के नेविल लॉन्गबॉटम का नाम लिया गया तो वो स्टूल तक जाते समय गिर पड़ा। टोपी को नेविल के बारे में फैसला करने में काफी समय लगा। जब वो आखिरकार चिल्लाई गरुड़ द्वार, तो नेविल उसे उतारे बिना ही दौड़ पड़ा। फिर हंसी के फव्वारों के बीच वो वापस लौटा और उसने टोपी माराग मैकडगल को दे दी। जब मैलफॉय का नाम पुकारा गया तो वो अकड़ते हुए आगे आया और उसकी इच्छा तत्काल पूरी हो गई। टोपी ने उसके सिर को बस छुआ ही था कि वो चीख पड़ी, नाग शक्ति। मैलफॉय अपने दोस्तों क्रैब और गॉयल के पास बैठने चला गया। वो बहुत खुश दिख रहा था। अब ज्यादा लोग नहीं बचे थे।
मून, नॉट, पर्किंसन, फिर जुड़वां बहनों की जोड़ी पाटिल और पाटिल, फिर सैली एंड पर्क्स और फिर आखिरकार हैरी पॉटर। जब हैरी आगे आया तो अचानक लोग फुसफुसाने लगे। पूरे हॉल में आग सुलगने जैसी हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। क्या कहा? पॉटर, हैरी पॉटर। हैरी ने टोपी को अपनी आंखों के ऊपर गिराने से पहले जो आखिरी दृश्य देखा वो ये था कि हॉल के लोग उसे ठीक से देखने के लिए अपनी अपनी गर्दनें ऊंची कर रहे थे। अगले ही पल वो टोपी के काले अंदरूनी हिस्से को देख रहा था। वो इंतजार करने लगा। उसके कान में एक धीमी आवाज ने कहा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, काफी हिम्मत दिखती है, दिमाग भी तेज है तुम्हारा, बहुत हुनर है तुम में, और हे भगवान, हाँ, अपनी पहचान बनाने का इरादा भी है। ये बहुत ही दिलचस्प है। तो मैं तुम्हें कहाँ रखूं? हैरी ने स्टूल के कोनों को पकड़ा और सोचा, नाग शक्ति नहीं, प्लीज नाग शक्ति नहीं। नाग शक्ति नहीं, धीमी आवाज ने कहा। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? सोच लो, तुम महान बन सकते हो और महान बनने के सारे लक्षण हैं तुम में, और नाग शक्ति महान बनने में तुम्हारी मदद करेगा, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तुम्हारा हाउस होगा गरुड़द्वार। हैरी ने सुना कि टोपी ने आखिरी शब्द पूरे हॉल के सामने चिल्लाकर बोला था। उसने अपनी टोपी उतारी और कांपते कदमों से गरुड़द्वार की टेबल की तरफ बढ़ गया। चुन लिए जाने और नाग शक्ति में न जाने पर उसे इतनी ज्यादा राहत मिली कि उसका ध्यान इस तरफ नहीं गया कि उसके चुने जाने पर सबसे ज्यादा तालियां बज रही थीं। प्रीफेक्ट पर्सी उठा और उसने हैरी से उत्साह से हाथ मिलाया, जबकि वीजली भाई चिल्लाए, हमें पॉटर मिल गया, हमें पॉटर मिल गया। हैरी उस गुलूबंद पहने भूत के सामने बैठ गया जिसे वो पहले देख चुका था। भूत ने उसकी बाह थपथपाई और हैरी को अचानक ऐसा भयानक एहसास हुआ जैसे उसने अपना हाथ बर्फ के पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया हो। अब वो ऊंची टेबल को ठीक तरह से देख सकता था। उसके सबसे करीब वाले कोने पर हैग्रिड बैठा था। हैरी और हैग्रिड की आंखें जब मिली तो हैग्रिड ने अपना अंगूठा ऊपर करके उसे बधाई दी। हैरी जवाब में मुस्कुरा दिया और वहां ऊंची टेबल के बीचों बीच एक बड़ी सुनहरी कुर्सी पर एल्बस डंबलडोर बैठे थे। हैरी ने तत्काल उन्हें पहचान लिया क्योंकि वो ट्रेन में चॉकलेट के मेंढक वाले कार्ड में उनकी फोटो देख चुका था। डंबलडोर के चांदी जैसे बाल पूरे हॉल में इकलौती ऐसी चीज थे जो भूतों जितने चमक रहे थे। हैरी ने प्रोफेसर क्विरल यानी उस घबराए हुए युवक को भी पहचान लिया जिससे वो रिश्ती कड़ाही में मिल चुका था। बैंगनी रंग की बड़ी सी पगड़ी पहने वो बहुत अजीब दिख रहा था। और अब चुने जाने के लिए सिर्फ 3 ही लोग बचे थे। लीरा टर्पिन चील घात में गई और फिर रॉन की बारी आई। रॉन का चेहरा अब तक पीला हरा हो चुका था। हैरी ने टेबल के नीचे अपनी उंगलियां आपस में बांध लीं और 1 सेकंड बाद टोपी चिल्लाई, गरुड़द्वार। जब रॉन उसके पास वाली कुर्सी पर धम से बैठा तो बाकी लोगों के साथ हैरी ने भी जोर जोर से तालियां बजाईं। बहुत अच्छे रॉन, शाबाश, पर्सी वीजली ने बड़प्पन से कहा। फिर ब्लेज ज़बीनी को नाग शक्ति के लिए चुना गया। प्रोफेसर मैगोनागल ने चमड़े के कागज का रोल मोड़ा और बोलती टोपी को उठाकर ले गईं। हैरी ने अपनी सुनहरी खाली प्लेट की तरफ देखा। अब जाकर उसे ध्यान आया कि वो कितना भूखा था। उसे लग रहा था जैसे कद्दू की पेस्ट्री खाए हुए सदियां बीत चुकी थीं। तभी एल्बस डंबलडोर खड़े हो गए। वे विद्यार्थियों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी बाहें चौड़ी खुली थीं, जैसे उन लोगों को देखने से बढ़कर खुशी दुनिया में कोई और हो ही नहीं सकती थी। स्वागत है, उन्होंने कहा। हॉगवर्ट्स में नए साल में आप सबका स्वागत है। इससे पहले कि हम लोग दावत शुरू करें, मैं कुछ शब्द कहना चाहूँगा। और ये रहे वे शब्द, उल्लू, चर्बी, छुटपुट, चिकोटी। धन्यवाद। इतना कहकर वे बैठ गए। सबने खुश होकर तालियां बजाईं। हैरी की समझ में नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या नहीं। उसने दुविधा में पर्सी से पूछा, क्या वे थोड़े से पागल हैं? पागल? पर्सी ने गर्व से कहा, वे जीनियस हैं।
दुनिया के बेहतरीन जादूगर। पर हाँ, वे थोड़े खिसके हुए जरूर हैं। आलू लोगे हैरी? हैरी का मुंह खुला रह गया। उसके सामने की प्लेटें अब गर्मा गर्म खाने से भरी हुई थीं। उसने इतनी सारी मनपसंद चीजें एक ही टेबल पर कभी नहीं देखी थीं। रोस्ट बीफ, रोस्ट चिकन, पोर्क चॉप्स और लैम्ब चॉप्स, कबाब, बेकन और स्टीक, उबले आलू, भुने आलू, चिप्स, यॉर्कशर पुडिंग, मटर, गाजर, ग्रेवी, केचप और किसी अजीब कारण से मिंट कैंडी। डर्सली परिवार में हैरी को पूरी तरह भूखा तो नहीं रखा जाता था, लेकिन उसे उसकी पसंद का खाना कभी नहीं मिल पाता था। हैरी को जो चीज़ सचमुच चाहिए होती थी, डडली उसे हमेशा ले लेता था, चाहे उसे खाने के बाद वो बीमार ही क्यों न पड़ जाए। हैरी ने अपनी प्लेट में मिंट कैंडी को छोड़कर बाकी सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी ले लीं और खाने पर टूट पड़ा। सब चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट थीं। देखकर अच्छा लगता है, गुलूबंद पहने भूत ने दुख भरी आवाज में कहा, जो हैरी को अपना स्टीक काटते हुए देख रहा था। क्या आप नहीं खा सकते? मैंने पिछले 400 सालों से कुछ नहीं खाया है, भूत ने कहा। जाहिर है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी कमी अखरती है। मुझे नहीं लगता मैंने अपना परिचय दिया है। सर निकोलस डे मिम्सी पॉर्पिंगटन, गरुड़द्वार टॉवर का भूत। अचानक रॉन ने कहा, मैं जानता हूं आप कौन हैं। मेरे भाइयों ने मुझे आपके बारे में बताया था। आप लगभग सिरकटे निक हैं। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे सर निकोलस डे मिम्सी के नाम से बुलाओ, भूत ने थोड़ा तनकर कहा, परंतु रेत जैसे बालों वाला सीमस फिनिगन बीच में बोल पड़ा। लगभग सिरकटा? कोई आदमी लगभग सिरकटा कैसे हो सकता है? सर निकोलस का मूड उखड़ गया। ऐसा लग रहा था जैसे ये चर्चा उस रास्ते पर नहीं जा रही थी जिस रास्ते पर वो इसे ले जाना चाहता था। उसने चिढ़ते हुए कहा, इस तरह। उसने अपना बायां कान पकड़ा और उसे एक झटका दिया। उसका पूरा सिर गर्दन के पास से लटक गया और उसके कंधों पर गिर गया, मानो ये किसी कब्जे पर झूल गया हो। साफ दिख रहा था कि किसी ने उसका सिर काटने की कोशिश की थी, लेकिन उसने ये काम ठीक तरह से नहीं किया था। उनके चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर लगभग सिरकटे निक ने खुश होकर अपने सिर को वापस अपनी गर्दन पर लगा लिया और खांसते हुए कहा, तो गरुड़द्वार के नए विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि इस साल हाउस चैंपियनशिप जीतने में तुम हमारी मदद करोगे। गरुड़द्वार इतने लंबे समय तक बिना जीते कभी नहीं रहा। नाग शक्ति लगातार 6 साल से कप जीत रहा है। खूनी नवाब को सहन करना अब मुश्किल होता जा रहा है। वो नाग शक्ति का भूत है। हैरी ने नाग शक्ति की टेबल की तरफ देखा। वहां पर एक भयानक भूत बैठा था, जिसकी घूरती आंखें भावहीन थीं, चेहरा दुबला था और कपड़े चांदी जैसे खून से रंगे हुए थे। हैरी को देखकर खुशी हुई कि वो भूत मैल्फॉय के ठीक पास बैठा था, जो इस बैठक व्यवस्था से खास खुश नहीं लग रहा था। उसके कपड़ों पर इतना खून कैसे लगा हुआ है? सीमस ने बहुत दिलचस्पी से पूछा। मैंने कभी पूछा नहीं, लगभग सिरकटे निक ने नजाकत से कहा। जब सबने भरपेट खा लिया तो बचा हुआ खाना उनकी प्लेटों से गायब हो गया और प्लेटें पहले की तरह चमकने लगीं। एक पल बाद पुडिंग्स सामने आ गईं। हर स्वाद की आइसक्रीम वहां मौजूद थी। एप्पल पाई, ट्रिकल पेस्ट्री, चॉकलेट एक्लेयर्स और जैम डोनट्स, स्पॉन्ज केक, स्ट्रॉबेरीज, जेली, राइस पुडिंग। जब हैरी ने ट्रिकल पेस्ट्री खाना शुरू किया तो चर्चा उनके परिवारों की तरफ मुड़ गई। मैं मिला जुला हूँ, सीमस ने बताया। मेरे डैडी मगलू हैं और मम्मी जादूगरनी। मम्मी ने अपने जादूगरनी होने की बात उन्हें तब तक नहीं बताई जब तक उनकी शादी नहीं हो गई। ये सुनकर उनके तो होश ही उड़ गए थे। बाकी लोग हंसने लगे। और तुम नेविल? रॉन ने पूछा। मेरी दादी ने मुझे पाला है और वे जादूगरनी हैं, नेविल ने कहा। परंतु पूरा परिवार यही सोचता था कि मैं शुरू से ही मगलू था। एल्गी दादाजी हमेशा मुझे असावधान पाने की कोशिश करते रहे ताकि मुझसे जादू का कोई सबूत हासिल कर लें। एक बार उन्होंने मुझे ब्लैकपूल पायर के किनारे से धक्का दे दिया। मैं लगभग डूब गया, परंतु तब तक कुछ नहीं हुआ जब तक मैं 8 साल का नहीं हो गया। एक दिन एल्गी दादाजी चाय पर घर आए और वे मेरे पैर पकड़कर मुझे ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से लटका रहे थे कि तभी एनिट दादी ने उन्हें खाने के लिए केक दिया। ध्यान बंट जाने के कारण एल्गी दादाजी ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उछलकर नीचे गया, पूरे बगीचे और सड़क तक। वे लोग सचमुच खुश थे।
दादी तो इतनी खुश हुई कि रोने लगी, और जब मुझे स्कूल में दाखिला मिला तो उनके चेहरे देखने लायक थे। वे सोच रहे थे कि मुझ में यहाँ आने जितना जादू नहीं होगा। एल्गी दादाजी इतने खुश हुए कि उन्होंने मुझे मेंढक खरीद कर दे दिया। हैरी के दूसरी तरफ पर्सी वीजली और हरमाइनी पढ़ाई के बारे में बातें कर रहे थे। मुझे आशा है कि वे लोग तत्काल पढ़ाई शुरू कर देंगे। सीखने को कितना कुछ है। मेरी रुचि खास तौर से रूप परिवर्तन में है, यानी एक चीज को किसी दूसरी चीज में बदलना। जाहिर है इसे बहुत कठिन समझा जाता है। शुरुआत में तुम्हें छोटी चीजें सिखाई जाएंगी, जैसे माचिस की तीली को सुई में बदलना और इसी तरह की दूसरी चीजें। हैरी के शरीर में अब पर्याप्त गर्मी आ चुकी थी और उसे नींद आ रही थी। उसने एक बार फिर ऊंची टेबल की तरफ देखा। हैग्रिड अपने प्याले में से कुछ पी रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल प्रोफेसर डंबलडोर से बातें कर रही थीं। अजीबोगरीब पगड़ी पहने प्रोफेसर क्विरल एक टीचर से बात कर रहे थे। उस टीचर के बाल काले और चिपचिपे थे, नाक मुड़ी हुई थी और चमड़ी पीली थी। तभी अचानक एकदम से ये हुआ। मुड़ी नाक वाले टीचर ने क्विरल की पगड़ी के पास से हैरी की आंखों में सीधे देखा और हैरी के माथे के निशान में एक तेज तीखा दर्द उठा। आउच! हैरी ने अपना एक हाथ अपने सिर पर ठोका। क्या हुआ? पर्सी ने पूछा। कुछ नहीं। दर्द जिस तरह अचानक आया था उसी तरह अचानक चला गया, परंतु टीचर की नजरों से हैरी को जो एहसास हुआ था उसे दूर हटाना इतना आसान नहीं था। ये एहसास कि वे हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। उसने पर्सी से पूछा, ये प्रोफेसर क्विरल से बात करने वाले टीचर कौन है? अच्छा, तो तुम क्विरल को पहले से ही जानते हो। कोई हैरानी नहीं कि क्विरल इतने घबराए हुए हैं, क्योंकि वे प्रोफेसर स्नेप से बातें कर रहे हैं। प्रोफेसर स्नेप जादुई काढ़े का विषय पढ़ाते हैं, लेकिन वो ये विषय पढ़ाना नहीं चाहते। सबको मालूम है कि वे क्विरल की जगह पढ़ाना चाहते हैं। गुप्त कलाओं के बारे में स्नेप को बहुत ज्यादा ज्ञान है। हैरी ने कुछ समय तक स्नेप को देखा, लेकिन स्नेप ने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। और फिर अंत में पुडिंग्स भी गायब हो गईं और प्रोफेसर डंबलडोर एक बार फिर खड़े हुए। हॉल में खामोशी छा गई। अच्छा, अब जब हमने खा पी लिया है तो मैं कुछ कहना चाहूँगा। साल के शुरू में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर के बच्चे ये ध्यान रखें कि अंधेरे जंगल में किसी हालत में कोई छात्र नहीं जाएगा, और हमारे कुछ सीनियर विद्यार्थी भी इसका ध्यान रखें तो बेहतर होगा। डंबलडोर की चमकती आंखें वीजली भाइयों की दिशा में मुड़ गईं। हमारे चौकीदार मिस्टर फेल्च ने मुझसे कहा है कि मैं आप सबको याद दिला दूं कि पीरियड्स के बीच में गलियारों में जादू करना मना है। क्विडिच के ट्रायल्स सेशन के दूसरे हफ्ते में आयोजित होंगे। अपनी हाउस टीम के लिए खेलने में जिसकी दिलचस्पी हो वो मैडम हूच से संपर्क कर सकता है। और अंत में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस साल तीसरी मंजिल के दाहिने हिस्से के गलियारे में जाना मना है, वरना आप दर्दनाक मौत मर सकते हैं। हैरी हंसा, लेकिन वो उन गिने चुने लोगों में था जिन्होंने ऐसा किया। वे गंभीर तो नहीं है ना? उसने पर्सी के कान में कहा। पर्सी ने डंबलडोर को घूरते हुए कहा, बिल्कुल होंगे। ये अजीब है, क्योंकि आमतौर पर वे हमें कारण बताते हैं कि हमें कहीं पर जाने की इजाजत क्यों नहीं है। सब जानते हैं कि जंगल में खतरनाक जानवर हैं। मुझे लगता है कम से कम उन्हें हम प्रीफेक्ट्स को तो कारण बताना चाहिए था। और अब इससे पहले कि हम बिस्तर पर जाएं, हम अपने स्कूल का गीत गाएंगे, डंबलडोर चिल्लाए। हैरी ने देखा कि बाकी टीचर्स की मुस्कुराहटें थोड़ा सिमट गई थीं। डंबलडोर ने अपनी छड़ी को हल्का सा झटका दिया, जैसे वो इसके सिरे से मक्खी भगाना चाहते हों। एक लंबी सुनहरी रिबन छड़ी से बाहर निकली, जो टेबलों के ऊपर उठी और सांप की तरह लहराते हुए शब्दों में बदल गई। डंबलडोर ने कहा, सब अपनी मनपसंद धुन चुन लें और अब हम शुरू करते हैं। और स्कूल में ये शब्द गूंजने लगे, हॉगवर्ड्स हॉगवर्ड्स, हॉगी वॉटी हॉगवर्ड्स, हमें कुछ सिखाओ मेहरबानी करके, चाहे हम बूढ़े और गंजे हों या छिले घुटनों वाले लड़के, हमारे सिर में तुम भर दो थोड़ा दिलचस्प ज्ञान, क्योंकि अभी हमारी खोपड़ी में सिर्फ हवा भरी है और हैं मरी मक्खियाँ और कचरे जैसा सामान। हमें सिखाओ जानने लायक चीज़ें, याद दिलाओ
जो हम हैं भूल चुके, अपनी बेहतरीन कोशिश करो, बाकी हम कर लेंगे और सीखेंगे तब तक जब तक कि हमारा दिमाग न पक जाए। हर एक ने ये गीत अलग अलग समय पर खत्म किया। अंत में केवल वीजली भाई ही बहुत धीमे राग में गा रहे थे। डंबलडोर ने अपनी छड़ी से उनकी आखिरी लाइनों का संचालन किया। गीत खत्म होने पर बाकी लोगों ने तालियां बजाईं और डंबलडोर ने सबसे तेज ताली बजाई। आह, संगीत! हम यहाँ जो जादू करते हैं उससे भी बड़ा जादू। और अब सोने का समय, अब आप यहाँ से चल दीजिए, उन्होंने अपनी आंखें पोंछते हुए कहा। गरुड़ द्वार के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी बातें करती भीड़ के बीच से गुजरते हुए पर्सी के पीछे पीछे चल दिए। वे लोग बड़े हॉल के बाहर निकले और संगमरमर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। हैरी के पैर एक बार फिर बहुत भारी हो रहे थे, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और उसने ज्यादा खा लिया था। उसे इतनी नींद आ रही थी कि उसे ये देखकर भी हैरानी नहीं हुई कि गलियारों में लगी तस्वीरों के लोग कानाफूसी कर रहे थे और उनके पास से गुजरते समय इशारे भी कर रहे थे। जब पर्सी 2 बार उन्हें ऐसे दरवाजों से ले गया जो फिसलने वाले पैनल और झूलते हुए पर्दों के पीछे छुपे थे, तो भी उसे कोई हैरानी नहीं हुई। सभी बच्चे जमाही लेते हुए और अपने पैरों को घसीटते हुए सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे, पर सीढ़ियां थीं कि खत्म ही नहीं हो रही थीं। हैरी सोच ही रहा था कि अभी उन्हें कितनी दूर और जाना पड़ेगा कि तभी वे अचानक रुक गए। छड़ियों का एक गट्ठर बीच हवा में उनके सामने तैर रहा था और जब पर्सी आगे की तरफ बढ़ा तो गट्ठर छड़ियों को एक एक करके उसकी तरफ फेंकने लगा। ये पीव्स है, पर्सी ने फर्स्ट ईयर के बच्चों को फुसफुसाकर बताया। एक भूत। फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, पीव्स, सामने आओ। जवाब में एक तेज और बेहुदा आवाज आई, जैसे गुब्बारे में से हवा निकल रही हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं खूनी नवाब को बुलाऊं? फटाक जैसी आवाज हुई और कुटिल काली आंखों और चौड़े मुंह वाला एक नाटा आदमी सामने आया जो हवा में तैर रहा था और छड़ियों का गट्ठर पकड़े था। उसने बुरी सी खिलखिलाहट के साथ कहा, फर्स्ट ईयर के बच्चे, इली कितनी मजेदार बात है। वो अचानक उनकी तरफ झपटा। सबने अपने सिर झुका लिए। दूर हट जाओ पीव्स, वरना मैं नवाब को इस बारे में बता दूंगा। मैं सचमुच बता दूंगा, पर्सी ने गरजते हुए कहा। पीव्स ने जीभ निकालकर उसे चिढ़ाया और गायब हो गया, लेकिन जाते जाते वो छड़ियों को नेविल के सिर पर गिराता हुआ गया। उन्होंने उसे दूर जाते सुना और जाते जाते वो सजावटी जिरह बख्तरों से टकराता हुआ गया। जब वे दोबारा चलने लगे तो पर्सी बोला, तुम्हें पीव्स से बचकर रहना पड़ेगा। सिर्फ एक खूनी नवाब ही है जो उसे काबू कर सकता है। वो हम प्रीफेक्ट्स तक की नहीं सुनता। लो, हम आ गए। गलियारे के आखिरी सिरे पर गुलाबी रेशम की पोशाक में एक बहुत मोटी औरत की तस्वीर टंगी थी। बच्चों को आते देखकर उसने पूछा, पासवर्ड? कैपेट ड्रैकोनस, पर्सी ने कहा। तस्वीर आगे की तरफ झुक गई और दीवार में एक गोल छेद दिखाई पड़ा। वे सब उसमें से अंदर घुस गए। नेविल को एक पैर उठाने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी और उन लोगों ने खुद को गरुड़ द्वार के हॉल में पाया। गद्देदार कुर्सियों से भरा ये एक शानदार गोल कमरा था। पर्सी ने लड़कियों को एक दरवाजे से उनके कमरे तक पहुंचाया और लड़कों को दूसरे दरवाजे से उनके कमरे तक। सरपीली सीढ़ियों के सबसे ऊपर वाले सिरे पर पहुंचने के बाद जाहिर था कि वे टॉवर में पहुंच चुके थे। आखिरकार उन्होंने अपने बिस्तर खोज लिए। उनके कमरे में 5 पलंग लगे थे जिन पर गहरे लाल मखमल के पर्दे थे। उनके संदूक पहले ही वहां आ चुके थे। वे इतने थके हुए थे कि बात करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्होंने अपने अपने पायजामे पहने और बिस्तर पर लुढ़क गए। रॉन ने पर्दे के पीछे से बुदबुदाकर हैरी से कहा, खाना शानदार था, है ना? अरे दूर हटो स्कैबर्स, देखो ये मेरी चादर कुतर रहा है। हैरी रॉन से पूछने वाला था कि क्या उसने ट्रिकल पेस्ट्री खाई थी, लेकिन इससे पहले कि वो ये पूछ पाता, हैरी तत्काल सो गया। शायद हैरी ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, क्योंकि उसने एक अजीब सपना देखा। वो प्रोफेसर क्विरल की पगड़ी पहने था जो उससे बातें कर रही थी और उसे बता रही थी कि उसे तत्काल नाग शक्ति में जाना पड़ेगा, क्योंकि यही उसकी तकदीर में लिखा है। हैरी ने पगड़ी को कहा कि वो नाग शक्ति में नहीं रहना चाहता। पगड़ी भारी होती चली गई।
हैरी ने उसे उतार कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन पगड़ी उसके सिर पर लगातार कसती चली गई, जिससे उसे दर्द होने लगा। और फिर वहां पर उसे मैलफॉय दिखा, जो उसे पगड़ी से जूझते देखकर उस पर हंस रहा था। फिर मैलफॉय मुड़ी नाक वाले टीचर यानी स्नेप में बदल गया, जिसकी हंसी ऊंची और ठंडी होती चली गई। हरी रोशनी की एक चकाचौंध हुई और हैरी पसीना पसीना होकर कांपते हुए जाग गया। कुछ देर वो ऐसे ही बैठा रहा और फिर उसने करवट बदली और फिर से सो गया। जब अगले दिन वो जागा तो इस सपने को पूरी तरह भूल चुका था। हैरी पॉटर और पारस पत्थर, अध्याय 8। जादुई काढ़े के टीचर। वो देखो। कहाँ? लाल बालों वाले लंबे लड़के के पास वाला, वो चश्मे वाला। क्या तुमने उसका चेहरा देखा? क्या तुमने उसका निशान देखा? अगले दिन जिस पल हैरी ने अपना कमरा छोड़ा, उसी समय से उसके आसपास कानाफूसियां होने लगीं। क्लासरूम के बाहर लाइन लगाकर खड़े बच्चे पंजों के बल उचककर उसे देखने की कोशिश करते रहे। कई तो गलियारे में बिना कारण आगे तक जाकर लौट आते थे और उसे घूरते हुए पास से गुजर जाते थे। हैरी की दिली ख्वाहिश थी कि वो ऐसा ना करें, क्योंकि वो क्लास का रास्ता खोजने में अपना पूरा ध्यान लगाना चाहता था। हॉगवर्ट्स में 142 सीढ़ियां थीं, कुछ चौड़ी और फैली हुई, कुछ संकरी और हिलती हुई। कुछ सीढ़ियां शुक्रवार को कहीं और ले जाती थीं, कुछ के बीच की एक सीढ़ी गायब थी और बच्चों को याद रखना पड़ता था कि उसे कूद कर पार करना है। ऐसे दरवाजे भी थे जो तब तक नहीं खुलते थे जब तक आप नम्रता से निवेदन ना करें या उन्हें सही जगह पर गुदगुदी ना करें। और ऐसे दरवाजे भी थे जो दरअसल दरवाजे थे ही नहीं, बल्कि ठोस दीवारें थीं जो दरवाजे होने का नाटक कर रही थीं। ये याद रखना बहुत मुश्किल था कि कौन सी चीज़ कहाँ थी, क्योंकि हर चीज़ इधर से उधर घूमती रहती थी। तस्वीरों के अंदर के लोग एक दूसरे से मिलने आते जाते रहते थे और हैरी को पूरा विश्वास था कि सजावटी जिरह बख्तर चल सकते थे। भूतों से भी कोई मदद नहीं मिलती थी। जब कोई भूत अचानक उस दरवाजे से तैरता हुआ आता था जिसे आप खोलने की कोशिश कर रहे हों, तो इससे बहुत सदमा सा लगता था। लगभग सिरकटा निक हमेशा गरुड़ द्वार के नए विद्यार्थियों को खुशी खुशी सही दिशा बता देता था, परंतु अगर आपको क्लास के लिए देर हो रही हो और पीव्स नाम का भूत रास्ते में मिल जाए, तो वो 2 तालाबंद दरवाजों और एक चालाक सीढ़ी के बराबर था। वो आपके सिर पर रद्दी कागज की टोकरी उड़ेल देता था, पैरों के नीचे से कालीन खींच लेता था, चौक के टुकड़े फेंक कर मारता था, या फिर आपके पीछे अदृश्य होकर आता था, आपकी नाक पकड़ लेता था और फिर जोर से चीखता था, तुम्हारी नक्कू मिल गई। अगर पीव्स से बुरा कोई हो सकता था तो वो था चौकीदार आर्गस फिल्च। उससे हैरी और रॉन की पहली ही सुबह मुठभेड़ हो गई। फिल्च ने देखा कि वे एक दरवाजे को जबरदस्ती खोलकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से वो दरवाजा तीसरी मंजिल के उस गलियारे में ले जाता था जहां जाना मना था। वो ये मानने को तैयार नहीं था कि वे दोनों रास्ता भटक गए थे और उसे पूरा विश्वास था कि वे जानबूझकर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। वो उन्हें तहखाने में बंद करने की धमकी दे रहा था, लेकिन तभी वहां से गुजर रहे प्रोफेसर क्विरल ने उन्हें बचा लिया। फिल्च के पास एक बिल्ली थी जिसका नाम था मिसेस नॉरिस, जो दुबली पतली और धूल के रंग की थी। फिल्च की तरह उसकी आंखें भी लैंप जैसी दिखती थीं और बाहर को निकली हुई थीं। वो अकेली गलियारों की रखवाली करती थी। अगर उसके सामने कोई नियम तोड़ा, लाइन के बाहर एक कदम भी रखा, तो वो फौरन फिल्च के पास पहुंच जाती थी, जो 2 सेकंड बाद हाँफता हुआ टपक पड़ता था। फिल्च को स्कूल के खुफिया रास्तों के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी थी, शायद वीजली ब्रदर्स को छोड़कर, और इसलिए वो किसी भूत की तरह अचानक टपक सकता था। सभी विद्यार्थी फिल्च से नफरत करते थे और कईयों की तो दिली ख्वाहिश थी कि मिसेस नॉरिस को कसकर एक लात मार दी जाए, और फिर अगर आप कमरा खोजने में कामयाब हो भी जाएं, तो उसके बाद पढ़ाई की मुसीबत थी। हैरी को जल्दी ही पता चल गया कि जादू सीखने का मतलब सिर्फ छड़ी हिलाना और कुछ अजीब से शब्द बोलना ही नहीं है। उन्हें हर बुधवार को आधी रात में दूरबीन से आसमान का अध्ययन करना पड़ता था और अलग अलग तारों के नाम और ग्रहों की गतियों को याद करना पड़ता था। हफ्ते में 3 बार वो महल के पीछे वाले ग्रीन हाउस में जड़ी बूटियों का ज्ञान विषय का अध्ययन करने जाते थे।
जिसकी क्लास एक गोल मटोल नाटी जादूगरनी लेती थी जिनका नाम था प्रोफेसर स्प्राउट। यहाँ वो सीखते थे कि किस तरह विचित्र पौधों और फफूंदियों की देखरेख की जाए और ये भी कि किस काम के लिए उनका उपयोग होता है। सबसे बोरिंग क्लास थी जादू का इतिहास। ये इकलौती ऐसी क्लास थी जिसे एक भूत पढ़ाता था। प्रोफेसर बेंस सचमुच बहुत ही बूढ़े थे जब वो स्टाफ रूम की आग के सामने सो गए थे और अगली सुबह जब वो जागे तो अपने शरीर को पीछे छोड़कर पढ़ाने चले गए। बेंस बोलते रहते थे, लगातार बोलते रहते थे, जबकि विद्यार्थी नाम और तारीखें लिखते जाते थे और एमरिक द ईविल और यूरिक द ऑडबॉल के नाम उलट पुलट देते थे। सम्मोहन के टीचर प्रोफेसर फ्लिटविक एक बौने से जादूगर थे जिन्हें अपनी डेस्क के पार देखने के लिए किताबों के ढेर पर खड़े होना पड़ता था। अपनी पहली क्लास की शुरुआत में उन्होंने रजिस्टर खोला और जब वो हैरी के नाम पर पहुंचे तो उनके मुंह से रोमांच भरी चीख निकली और वो नजरों से ओझल हो गए। प्रोफेसर मैकगोनागल सबसे अलग थीं। हैरी ने सही सोचा था कि वो ऐसी टीचर थीं जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। वो सख्त और बुद्धिमान थीं और पहली क्लास में ही उन्होंने विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझा दिया। देखो, रूप परिवर्तन बहुत मुश्किल और खतरनाक जादू होता है जो आप हॉगवर्ट्स में सीखेंगे, परंतु अगर मेरी क्लास में किसी ने गड़बड़ की तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा और फिर कभी लौट कर नहीं आ पाएगा। मैंने आपको चेतावनी दे दी है। फिर उन्होंने अपने डेस्क को सुअर में बदल दिया और एक बार फिर से डेस्क में। इससे सभी बहुत प्रभावित हुए और वे भी ऐसा करने के लिए उतावले हो गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें पता चल गया कि काफ़ी लंबे समय तक वे फर्नीचर को जानवरों में नहीं बदल पाएंगे। बहुत से मुश्किल नोट्स बनाने के बाद हर विद्यार्थी को माचिस की एक तीली दी गई और कहा गया कि वे उसे सुई में बदलने की कोशिश करें। क्लास के अंत तक सिर्फ हरमाइनी ग्रेंजर ही ऐसी थी जिसने अपनी माचिस की तीली का हुलिया बदलने में सफलता पाई थी। प्रोफेसर मैकगोनागल ने क्लास को दिखाया कि किस तरह से वो सफ़ेद हो गई थी और उसमें एक नोक निकल आई थी। ये कहते समय उन्होंने हरमाइनी को एक दुर्लभ मुस्कान भी दी थी। हर विद्यार्थी सचमुच जिस क्लास का इंतजार कर रहा था वो थी गुप्त कलाओं से रक्षा। पर क्विरल का लेक्चर एक तरह का मजाक साबित हुआ। पूरी क्लास में लहसुन की बुरी बदबू भरी हुई थी। सब कह रहे थे कि ये उस खून चूसने वाले भूत को दूर रखने के लिए थी जिससे क्विरल रोमानिया में मिले थे, और वो अब भी इतना डरते थे कि वो भूत किसी दिन उन्हें पकड़ने के लिए फिर से आ जाएगा। क्विरल ने विद्यार्थियों को बताया कि उन्हें ये पगड़ी एक अफ्रीकी राजकुमार ने तोहफे में दी थी जब उन्होंने उसे एक सताने वाले जिन्न से बचाया था। लेकिन विद्यार्थियों को उनकी कहानी पर यकीन नहीं हुआ। जब सीमस फिनिगन ने उत्सुकता से पूछा कि किस तरह क्विरल ने जिन्न से लड़ाई की तो क्विरल का चेहरा लाल हो गया और वो मौसम के बारे में बातें करने लगे। इसके अलावा विद्यार्थियों ने ये महसूस किया कि क्विरल की पगड़ी में से एक अजीब सी बदबू आती थी और वीजली बंधुओं का दावा था कि पगड़ी में लहसुन भरे हैं ताकि क्विरल जहां भी जाए सुरक्षित रह सके। हैरी को ये जानकर बहुत राहत मिली कि वो बाकी विद्यार्थियों से मीलों पीछे नहीं था। बहुत से बच्चे मगलू परिवारों से आए थे और उसकी तरह उनको भी मालूम नहीं था कि वो जादूगर और जादूगरनियां थे। सीखने के लिए इतना कुछ था कि रॉन जैसे लोग भी उनसे बहुत आगे नहीं थे। शुक्रवार हैरी और रॉन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। नाश्ते के लिए बड़े हॉल में नीचे जाते समय वो एक बार भी रास्ता नहीं भटके। आज हमें क्या पढ़ना है? हैरी ने अपने दलिये में शक्कर मिलाते हुए रॉन से पूछा। नाग शक्ति के साथ जादुई काढ़े के 2 पीरियड हैं, रॉन ने कहा। नाग शक्ति हाउस के प्रमुख हैं प्रोफेसर स्नेप। लोग कहते हैं कि वो हमेशा उन्हीं का पक्ष लेते हैं। आज हम अपनी आंखों से देखेंगे कि क्या ये बात सच है। काश मैकगोनागल भी हमारा पक्ष लेती, हैरी ने कहा। प्रोफेसर मैकगोनागल गरुड़द्वार हाउस की प्रमुख थीं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पिछले दिन उनको ढेर सारा होमवर्क दिया था और तभी डाक आ गई। हैरी को अब तक इसकी आदत पड़ गई थी, परंतु पहले दिन जब करीब 100 उल्लू नाश्ते के समय बड़े हॉल में अचानक घुस आए थे तो वो हड़बड़ा गया था। ये उल्लू तब तक टेबलों के ऊपर गोल गोल घूमते रहे जब तक कि उन्हें उनके मालिक नहीं दिखे और उन्होंने चिट्ठियां और पैकेट उनकी गोद में नहीं डाल दिए। हेडविग हैरी के लिए अब तक कुछ नहीं लाई थी, पर वो कई बार आई जरूर थी, लेकिन उसके कानों को कुतरकर
और थोड़ा टोस्ट खाकर स्कूल के दूसरे उल्लुओं के साथ सोने के लिए उल्लू खाने में चली गई थी। लेकिन इस सुबह वो मुरब्बे और शक्कर के डिब्बे के बीच में उड़ती हुई आई और उसने हैरी की प्लेट में एक चिट्ठी टपका दी। हैरी ने तुरंत उसे फाड़कर खोला। लिखा था, प्रिय हैरी, हम जानते हैं कि शुक्रवार को तुम्हारी आधी छुट्टी रहती है। क्या तुम 3 बजे के करीब हमारे यहाँ आकर हमारे साथ एक कप चाय पियोगे? हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा पहला सप्ताह कैसा रहा। हेडविग के साथ ही जवाब भिजवा देना, हैग्रिड। हैरी ने रॉन से कलम उधार ली और उसी चिट्ठी के पीछे लिख दिया, हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। और फिर उसने हेडविग को चिट्ठी के साथ रवाना कर दिया। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि वो हैग्रिड के साथ चाय पीने के लिए उत्सुक था, क्योंकि जादुई काढ़े की क्लास उसके लिए अब तक की सबसे बुरी घटना साबित हुई। सेशन की शुरुआती दावत में हैरी ने सोचा था कि प्रोफेसर स्नेप उसे नापसंद करते थे, लेकिन जादुई काढ़े के पहले पीरियड के बाद वो जान गया कि वो गलत था। स्नेप हैरी को नापसंद नहीं करते थे, वो उससे नफरत करते थे। जादुई काढ़े की क्लास एक तहखाने में लगती थी। मुख्य महल की तुलना में यहाँ ज्यादा ठंडक रहती थी। दीवारों में हर तरफ कांच के जार रखे थे और इनमें मरे हुए जानवर अचार की तरह तैरते ना होते तो भी ये जगह काफी डरावनी लगती। फ्लिटविक की तरह स्नेप ने भी रजिस्टर निकालकर क्लास लेना शुरू किया और फ्लिटविक की तरह ही वो भी हैरी के नाम पर आकर अटक गए। उन्होंने धीरे से कहा, अरे हाँ, हैरी पॉटर, हमारा नया हीरो। ड्रेको मैल्फॉय और उसके दोस्त क्रैब और गॉयल मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। सबके नाम पुकारने के बाद स्नेप ने क्लास की तरफ देखा। उनकी आंखें हैग्रिड की आंखों की तरह ही काली थीं, लेकिन उनमें हैग्रिड जैसी कोमलता नहीं थी। उनकी आंखें ठंडी और भावहीन थीं और उनको देखकर आपको अंधेरी सुरंगों की याद आ जाती थी। उन्होंने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज़ कानाफूसी से ज्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन विद्यार्थियों को हर शब्द साफ सुनाई दे रहा था। असल में प्रोफेसर मैगोनागल की तरह ही स्नेप के पास भी क्लास को बिना कोशिश किए चुप रखने की प्रतिभा थी। आप यहाँ पर जादुई काढ़े बनाने का सूक्ष्म विज्ञान और सटीक कला सीखने के लिए आए हैं। चूंकि यहाँ पर छड़ी हिलाने का बेवकूफ़ी भरा काम बहुत कम होता है, इसलिए तुम में से कईयों को ये विश्वास नहीं होगा कि ये भी जादू है। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम लोग उबलती हुई कढ़ाई से उठते हुए लहराते धुएं की सुंदरता को कभी समझ पाओगे या इंसान की नसों में समा जाने वाले रसों की नाजुक शक्ति को पहचान पाओगे, जो दिमाग को वश में कर लेते हैं और इंद्रियों पर काबू कर लेते हैं। मैं तुम्हें ये तक सिखा सकता हूँ कि शोहरत को बोतल में कैसे बंद कर सकते हैं, गौरव को कैसे उबाल सकते हैं और यहाँ तक कि मौत पर ढक्कन कैसे लगा सकते हैं, बशर्ते तुम उतने बड़े बेवकूफ़ों का झुंड ना हो जिन्हें मुझे आमतौर पर पढ़ाना पड़ता है। इस छोटे से लेक्चर के बाद काफ़ी देर तक चुप्पी छाई रही। हैरी और रॉन भौहें उठाकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हरमाइनी ग्रेंजर अपनी सीट के कोने पर खिसक आई और ये साबित करने के लिए वो काफ़ी उतावली दिख रही थी कि वो मूर्ख नहीं थी। अचानक स्नेप ने कहा, पॉटर, अगर मैं एस्फोडल की जड़ी के चूर्ण को वर्मवुड के सार में मिलाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? कौन सी जड़ी के चूर्ण को किसके सार में? हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर भी उतनी ही हवाइयां उड़ रही थीं जितनी कि हैरी के चेहरे पर, लेकिन हरमाइनी का हाथ हवा में तलवार की तरह खड़ा हुआ था। मैं नहीं जानता सर, हैरी ने कहा। ओहो, शोहरत ही सब कुछ नहीं होती। प्रोफेसर ने हरमाइनी के हाथ को बिल्कुल अनदेखा कर दिया था। चलो हम एक बार और कोशिश करते हैं पॉटर। अगर मैं तुमसे बीजुआ लाने के लिए कहूँ तो तुम उसे कहाँ खोजोगे? हरमाइनी ने अपने हाथ को और भी ज्यादा ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा जितना वो अपनी सीट से उठे बिना उठा सकती थी। लेकिन हैरी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि बीजोआ किस बला का नाम है। उसने कोशिश की कि वो मैल्फॉय, क्रैब या गॉयल की तरफ ना देखे, जो हंसी के मारे दोहरे हुए जा रहे थे। मैं नहीं जानता सर। ऐसा लगता है यहाँ आने से पहले तुमने किताब खोल कर भी नहीं देखी, है ना पॉटर? हैरी ने उन ठंडी आंखों में सीधे देखने के लिए अपनी ताकत बटोरी। उसने डर्सली के घर में अपनी किताबों को खोलकर देखा था, लेकिन क्या प्रोफेसर स्नेप उससे ये उम्मीद कर रहे थे
कि उसे 1000 जड़ी बूटियां और फफूंदियों में लिखी हर एक बात याद होगी। स्नेप ने एक बार फिर हरमाइनी के हिलते हुए हाथ को अनदेखा कर दिया। पॉटर, अच्छा ये बताओ कि मॉन्क्सहुड और वोल्फ्सबेन में क्या अंतर होता है? इस बार हरमाइनी उठकर खड़ी हो गई और उसका हाथ तहखाने की छत को छूने लगा। हैरी ने धीरे से कहा, मैं नहीं जानता सर, लेकिन मुझे लगता है हरमाइनी जानती है। आप उसी से क्यों नहीं पूछ लेते? कुछ बच्चे इस बात पर हंस पड़े। हैरी की निगाह सीमस से मिली, जिसने उसे आंख मारी। बहरहाल स्नेप इस बात से खुश नहीं हुए। उन्होंने हरमाइनी को डांटते हुए कहा, बैठ जाओ। और पॉटर, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि एस्फोडेल और वर्मवुड नींद का इतना शक्तिशाली काढ़ा बनाते हैं कि इसे जिंदा मौत का घूंट कहा जाता है। बीजोआ एक पत्थर है जिसे बकरी के पेट से निकाला जाता है और ये ज्यादातर जहरों से बचाने का काम करता है। जहां तक मॉन्क्सहुड और वोल्फ्सबेन का सवाल है, ये दोनों एक ही पौधे के नाम हैं, जिसे एकोनाइट या वत्सनाभ के नाम से जाना जाता है। तो तुम लोग इसे लिख क्यों नहीं रहे हो? और अचानक ही क्लास में चमड़े के कागज और कलम निकालने की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। इन आवाज़ों के ऊपर स्नेप ने कहा, और पॉटर, तुम्हारी बदतमीजी के लिए गरुड़ द्वार का 1 पॉइंट काट लिया जाएगा। जादुई काढ़े की क्लास जब आगे बढ़ी, तब भी गरुड़ द्वार की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। स्नेप ने उनकी जोड़ियां बना दी और उन्हें छाले ठीक करने वाला एक आसान सा जादुई काढ़ा बनाने का काम दे दिया। स्नेप अपने लंबे काले चोगे में चारों तरफ घूमकर देखते रहे कि वो सूखी हुई बिच्छू बूटी और सांप के जहरीले दांत के चूर्ण को किस तरह से तौल रहे हैं। मेलफॉय को छोड़कर उन्होंने हर एक की आलोचना की। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेलफॉय को पसंद करने लगे थे। जब वे सबको ये बता रहे थे कि मेलफॉय ने अपने सींग वाले घोंघों को कितनी अच्छी तरह से उबाला था, तभी एसिड के हरे धुएं का बादल उठा और कमरे में एक सनसनाती हुई आवाज़ भर गई। नेविल ने न जाने कैसे सीमस की कढ़ाई को एक मुड़े हुए गोले में बदल दिया था और कढ़ाई में भरा काढ़ा पत्थर के फर्श पर बिखर रहा था और लोगों के जूतों में छेद कर रहा था। कुछ ही पल में पूरी क्लास अपने स्टूलों पर खड़ी थी, जबकि नेविल, जो कढ़ाई के गिरते समय उस काढ़े में नहा गया था, दर्द से कराह रहा था, क्योंकि उसके हाथ और पैर और हर जगह पर लाल फोड़े हो गए थे। मूर्ख लड़के, स्नेप ने गुर्राते हुए कहा और अपनी छड़ी को एक बार घुमाकर फैले हुए काढ़े को साफ किया। मुझे लगता है तुमने कढ़ाई को आग पर से उतारने से पहले ही उसमें स्याही के कांटे मिला दिए होंगे। नेविल बिलख रहा था और अब फोड़े उसकी नाक के चारों तरफ भी उभरने लगे थे। इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, स्नेप ने सीमस से गुस्से में कहा। फिर वो हैरी और रॉन की तरफ मुड़े, जो नेविल के पास वाली टेबल पर काम कर रहे थे। और पॉटर, तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि उस समय कांटे नहीं मिलाने चाहिए? शायद तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अगर वो गलती कर देगा तो तुम्हारा काम ज्यादा अच्छा दिखेगा, है ना? तुमने गरुड़ द्वार का 1 और पॉइंट कम कर दिया है पॉटर। ये सरासर अन्याय था और हैरी ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन रॉन ने कढ़ाई के पीछे से उसे पैर मारा। बात को आगे मत बढ़ाओ हैरी, मैंने सुना है कि स्नेप बहुत बुरे हो सकते हैं, वो बुदबुदाया। जब 1 घंटे बाद वे लोग तहखाने की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, तो हैरी का दिमाग तेजी से घूम रहा था और उसका उत्साह बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। पहले ही हफ्ते में उसने गरुड़ द्वार हाउस के 2 पॉइंट गंवा दिए थे। आखिर ये स्नेप उससे इतनी नफरत क्यों करते थे? रॉन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अरे दिल पर मत लो, स्नेप तो हमेशा फ्रेड और जॉर्ज के भी पॉइंट काटते रहते हैं। अच्छा, क्या मैं तुम्हारे साथ चलकर हैग्रिड से मिल सकता हूँ? 3 बजने में 5 मिनट पर वे लोग महल से निकले और मैदान के पार चल दिए। हैग्रिड अंधेरे जंगल के कोने पर लकड़ी के एक छोटे से घर में रहता था। सामने वाले दरवाजे के बाहर एक धनुष और जूते की जोड़ी रखी थी। जब हैरी ने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्हें अंदर से जबरदस्त उथल पुथल की आवाज़ सुनाई दी। साथ में कुत्ते के कई बार भौंकने की तेज आवाज़ें भी आईं। फिर हैग्रिड की आवाज़ गूंजी, पीछे हटो फैंग, पीछे। जब हैग्रिड ने दरवाज़ा खोलकर झांका तो उन दोनों को दरार में से उसका बड़ा और बालों भरा चेहरा दिखाई दिया। जरा रुक जाओ फैंग, पीछे हटो। उनके अंदर आते समय वो बोअरहाउंड नस्ल के एक विशालकाय काले कुत्ते का पट्टा पकड़े उसे थामे रखने की कोशिश कर रहा था। अंदर केवल एक ही कमरा था।
छत से सूअर का सूखा गोश्त और जंगली मुर्गियां लटक रही थीं। खुली आग पर एक तांबे की केतली उबल रही थी। एक कोने में एक बड़ा सा बिस्तर था जिस पर पैबंद लगा गद्दा डला था। आराम से बैठ जाओ, हैग्रिड ने कहा और फैंग को छोड़ दिया, जो सीधे रॉन की तरफ लपका और उसके कान चाटने लगा। जाहिर था कि हैग्रिड की ही तरह फैंग भी उतना खूंखार नहीं था जितना कि दिखता था। ये रॉन है, हैरी ने हैग्रिड को बताया, जो चाय की बड़ी केतली में उबलता हुआ पानी डाल रहा था और एक प्लेट में रॉक केक रख रहा था। ओ, एक और वीजली हैं? हमारी आधी जिंदगी तुम्हारे जुड़वां भाइयों को जंगल से दूर भगाते भगाते ही गुजरी है, हैग्रिड ने रॉन के चकत्तों की तरफ देखते हुए कहा। रॉक केक ने उनके दांत लगभग तोड़ ही दिए थे, लेकिन हैरी और रॉन ने ऐसा नाटक किया जैसे वो उनको सचमुच अच्छे लग रहे थे। फिर उन्होंने हैग्रिड को अपनी क्लासों के बारे में बताया। फैंग ने हैरी के घुटने पर अपना सिर टिका लिया और उसके कपड़ों पर लार टपकाने लगा। जब हैग्रिड ने फिल्च को बुढ़ा खूसट कहा तो हैरी और रॉन बहुत खुश हुए। और जहां तक उस बिल्ली मिसेस नॉरिस का सवाल है, हमारी इच्छा है कि हम किसी दिन उसकी मुलाकात फैंग से करवा दें। तुम जानते हो, जब भी हम स्कूल जाते हैं वो हर जगह हमारे पीछे पीछे चली आती है। हम उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। फिल्च ने उसे इस काम पर लगा रखा है। हैरी ने हैग्रिड को स्नेप की क्लास के बारे में बताया। रॉन की ही तरह हैग्रिड ने भी हैरी को समझाया कि वो इसकी चिंता ना करें, क्योंकि स्नेप सारे ही विद्यार्थियों से चिढ़ते थे। लेकिन हैग्रिड, ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे सचमुच नफरत करते हैं। हाँ, बकवास हैरी, वो ऐसा क्यों करेंगे भला? लेकिन हैरी ने ध्यान दिया कि ये बात बोलते समय हैग्रिड ने उससे नजरें चुरा ली थीं। फिर हैग्रिड ने रॉन से पूछा, और तुम्हारे भाई चार्ली के क्या हालचाल हैं? हमें वो बहुत पसंद था। जानवरों के मामले में उसका मुकाबला ही नहीं था। हैरी सोचने लगा कि कहीं हैग्रिड ने जानबूझकर तो विषय नहीं बदल दिया। जब रॉन हैग्रिड को चार्ली और ड्रैगनों के उसके काम के बारे में बता रहा था तो हैरी ने कागज का वो टुकड़ा उठा लिया जो टिकोजी के नीचे टेबल पर पड़ा हुआ था। ये दैनिक जादूगर अखबार की एक कटिंग थी। उसमें ऊपर ही ऊपर खबर छपी थी, ग्रिनगॉट में घुसपैठ की ताज़ा जानकारी। 31 जुलाई को ग्रिनगॉट में हुई घुसपैठ के बारे में जांच चल रही है, जिसके बारे में लोगों का मानना है कि ये अज्ञात शैतानी जादूगरों या जादूगरनियों का काम है। ग्रिनगॉट के पिशाचों ने आज दावे से कहा कि कुछ भी चोरी नहीं गया था। जिस तिजोरी को तोड़ा गया था उसे दरअसल उसी दिन पहले ही खाली कर लिया गया था, परंतु हम आपको ये नहीं बताएंगे कि उसमें क्या था। इसलिए फटे में टांग मत डालो, वरना इसका अंजाम आपके लिए अच्छा नहीं होगा, ग्रिनगॉट के पिशाच प्रवक्ता ने आज दोपहर को बताया। हैरी को याद आया कि रॉन ने उसे ट्रेन में बताया था कि किसी ने ग्रिनगॉट को लूटने की कोशिश की थी, परंतु रॉन ने तारीख नहीं बताई थी। हैरी ने पूछा, हैग्रिड, ग्रिनगॉट में घुसपैठ मेरे जन्मदिन वाले दिन हुई थी। हो सकता है ये उसी समय हो रही हो जब हम लोग वहां पर थे। इस बारे में अब कोई संदेह नहीं था कि इस बार हैग्रिड ने हैरी से नजरें बिल्कुल नहीं मिलाईं, बल्कि घुरघुराते हुए उसकी तरफ एक और रॉक केक बढ़ाया। हैरी ने एक बार फिर समाचार पढ़ा। जिस तिजोरी को तोड़ा गया था उसे दरअसल उसी दिन पहले ही खाली कर लिया गया था। हैग्रिड ने तिजोरी नंबर 713 को खाली किया था, अगर आप उसे खाली करना कहें तो, यानी कि उस गंदे छोटे से पैकेट को बाहर निकालना। तो क्या चोरों को उसी पैकेट की तलाश थी? जब हैरी और रॉन डिनर के लिए महल की तरफ जा रहे थे तो उनकी जेबों में रॉक केक का वजन था, जिनको लेने से वो झिझक के कारण मना नहीं कर पाए थे। हैरी ने सोचा कि उसकी क्लासों में उसे सोचने का इतना सामान नहीं मिला था जितना उसे हैग्रिड के साथ चाय पीने में मिल गया था। क्या हैग्रिड ने वो पैकेट सही समय पर निकाल लिया था? और वो पैकेट अब कहाँ था? और क्या हैग्रिड स्नेप के बारे में ऐसा कुछ जानता था जो वो हैरी को बताना नहीं चाहता था?